जी तो मेरे प्रोग्रामर्स, इस वीडियो में मैं आपको रिएक्ट जेएस के अंदर ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा कि आप किस तरह से रिएक्ट जेएस के अंदर एक खूबसूरत सा यूआई यूएक्स डिज़ाइन बना सकते हो। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इसे किस तरह से ऑनलाइन फ्री में होस्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। जी तो मेरे प्रोग्रामर्स, अब इस डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल कर लेना है। रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। जस्ट आपने टर्मिनल के अंदर एक कमांड लिखनी होती है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके बाद आपने जस्ट आगे कोई भी फोल्डर का नाम दे देना है। जिस तरह से मैंने इसका नाम दिया लैंडिंग पेज, आप आगे माई ऐप लिख दो, माई हेल्थ लिख दो, जो भी आप रखना चाहो आप नाम लिख के जैसे इंटर करोगे 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर आपकी ये जो रिएक्ट जैसे ऐप है ये इंस्टॉल हो जाएगी। फिर उसके बाद CD करके आपने फोल्डर को नेविगेट कर लेना है। नेविगेट करने के बाद npm स्टार्ट और आपकी जो रिएक्ट जेएस की ऐप है वो इंस्टॉल हो जाएगी। इस तरह से आपके पास कमांड आ जाएगी। अगर यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ, जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी ना, मेरे पास आ गया CD लैंडिंग पेज। आपने जो फोल्डर का नाम रखा होगा आपका वो वाला यहाँ पे नाम आ रहा होगा, तो आपने CD फोल्डर नेम जो भी आपने रखना है, उसके बाद npm स्टार्ट फोल्डर आपका नेविगेट होगा। उसके बाद आपने npm स्टार्ट जो कमांड है वो लिखनी है और आपकी रिएक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इस तरह से ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि जितनी भी इसकी अननेसेसरी फाइल्स हैं उन सबको डिलीट कर देना है। मैं तो सारी इसकी डिलीट कर दिया करता हूँ। जो आपके पास app.css है, इसके अलावा हमारे पास आ रही है ऐप टेस्ट। मैं इसको थोड़ा सा ना वॉल्यूम बंद कर लूँ, आवाज़ ये ना मुझे डिलीट वाली बड़ी बुरी लगती है। app.js और ऐप टेस्ट ये भी डिलीट कर देनी है। जस्ट आपने app.js को और index.js को रखना है। बाकी जितनी भी फाइल्स आपने सारी डिलीट कर देनी है, लोगों को भी, ये रिपोर्ट वेब वाली को भी, सेटअप टेस्ट को भी, अभी हमें कोई भी नहीं चाहिए। गेट इग्नोर को करना हो तो ठीक है, ना भी तो इसको बल्कि रहने दो, ऐसे एज इट इज़ रहने दो। इसका हमें बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि इसमें हमें गेट को इनिशलाइज करना होता है। डिलीट कर भी दे तब भी हम कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप रहने दो। पेवाइक्स को भी डिलीट कर दो, लोगो भी, ये लोगो सेकंड वाला भी, ये भी डिलीट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट आना है app.js के अंदर। अब इस app.js के अंदर आपने ये लोगो वाला इंपोर्ट भी डिलीट कर देना है। रिटर्न के अंदर जितना भी आपको ये टेक्स्ट लिखा हो वो भी आपने डिलीट कर देना है। जस्ट आपने यहाँ पे हेलो को लिख लेना है, हेलो, और उसके बाद उसको यह सेव। फिर आ जाना आपने index.js के अंदर। index.js के अंदर भी जितनी भी बाकी फाइल हैं जो हमारे पास मौजूद नहीं है हमने डिलीट कर दी हैं, तो वो वाला कोड भी सारा आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। index.css को भी हमने डिलीट किया। जस्ट इसके अंदर आपके पास रिएक्ट फ्राम रिएक्ट, रिएक्ट डॉम फ्राम रिएक्ट डॉम, ये वाले दो होने चाहिए इंपोर्ट, और उसके बाद ऐप वाला कंपोनेंट, और ये सिंपल सा कोड। उसके बाद जैसे आप इसको चेक करोगे तो आपके पास अभी आ रहा है app.css में एरर आ रहा है। तो app.css हमारी कहाँ पे लिंक है, हम एक दफ़े चेक कर लेते हैं। ये वाली, इसको भी डिलीट कर दो क्योंकि हमारे पास app.css भी मौजूद नहीं है। अब इसमें हम रीड करते हैं हेलो इज़ नॉट डिफाइंड, तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हमने लगा देना है फ्रैगमेंट्स के अंदर। फ्रैगमेंट्स हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब इसके अंदर हम लिखेंगे तो हमारे पास हेलो वर्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगा। सेव किया तो ये हमारे पास हेलो आ गया। अब इस डिज़ाइन के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है, नेविगेशन बार। तो हमने एक कंपोनेंट बनाना है नेविगेशन बार के लिए, और दूसरा हमने बनाना है हेडर सेक्शन के लिए। तो जस्ट आपने आ जाना है अपने कोड के अंदर, यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करना है आपने src के अंदर, और उसको आपने नाम दे दो कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स। ठीक हो गया। अब कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले आपके पास कंपोनेंट होगा navbar.js, और सेकंड आपके पास होगा header.js। ठीक हो गया। अब navbar.js के अंदर आपने सबसे पहले एक जो कंपोनेंट है उसको इनिशियलाइज करना है। उसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे कांस्टेंट navbar। जब भी आपने कोई कंपोनेंट इनिशियलाइज करना होता है उसके लिए आपका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। जिस तरह से navbar है ना, अगर यहाँ पे मैं स्मॉल लिखूंगा ना तो वर्क नहीं करेगा, आपने हमेशा इसको कैपिटल रखना होता है navbar। और इसको आपने फिर इक्वल कर देना है। इक्वल करने के बाद जिस तरह से आप एरो फंक्शन डिफाइन करते हो सेम उस तरह से आपने इसको डिफाइन कर लेना है। अब इसका डाटा रिटर्न करने के लिए रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और बाद लास्ट में हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के बाद आप इसको navbar। ठीक हो गया। अब रिटर्न के अंदर जस्ट आप navbar को लिख लो, navbar आ गया। फिर आपने आ जाना है हेडर के अंदर, तो हेडर को भी सेम आप इस तरह से कांस्टेंट और हेडर, हेडर को आप सेम इस तरह से डिफाइन करोगे, हेडर, और यहाँ पे
और इसको आप यहाँ पे रिटर्न की वैल्यू दोगे, रिटर्न, और रिटर्न के अंदर आप एक कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करवा दोगे। मैं यहाँ पे हेडर को करवा देता हूँ। उसके बाद आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के बाद हेडर। ठीक हो गया। अब ये दोनों जो कंपोनेंट है आपका नैव बार वाला भी और हेडर वाला भी, इन दोनों को आपने app.js के अंदर लिंक कर लेना है। उसका आप किस तरह से करोगे, जस्ट आपने यहाँ पे इंपोर्ट के बाद आप नैव बार लिखोगे तो आपके पास नैव बार आ जाएगा। फिर उसके बाद इंपोर्ट, और उसके बाद आप हेडर, तो हेडर लिखोगे तो आपके पास हेडर वाला आ जाएगा। तो नैव बार को हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसको हमने यहाँ पे कॉल किया, और सेम इसके नीचे हमने जो हेडर वाला है उसको भी हमने कॉल कर लिया। ठीक हो गया। इस तरह से हमने जो कंपोनेंट्स हैं उनको लगा लिया। अब फिर आपने क्या करना है, इसको रीलोड करोगे तो आपके पास नैव बार और हेडर दोनों आगे टेक्स्ट है। अब उसके बाद आपने जो नैव बार है ना, नैव बार के अंदर आपने नैव बार का कोड लिखना है। तो जस्ट आपने इसके अंदर एक लगा देना है हेडर का टैग, बल्कि ये जो आपके पास है ना नैव बार को हम इंक्लूड कर लेते हैं हेडर के अंदर, और ये जो हेडर वाला है जस्ट इसको हम कर देते हैं इसके अंदर। ये हमारी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। सेव किया। अब ये आपको आ रहा है ना नैव बार को आप हेडर वाले सेक्शन के अंदर लगा दो। यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट और नैव बार। अब ये जो नैव बार है इसको हम लगा लेते हैं यहाँ पे इसको लगा दिया, और इसको हमने कर दिया यहाँ से क्लोज। अब ये नैव बार है इसको हम लगा लेते हैं हेडर टैग के अंदर। तो यहाँ से मैं एक हेडर टैग लगाऊंगा, और हेडर टैग के अंदर मैं इसको लगा दूंगा। ठीक हो गया। अब जो भी हम नैव बार के अंदर टैग जो कोड लिखेंगे वो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब नैव बार के अंदर जस्ट आपने एक नैव का टैग लेना है, नैव, और यहाँ पे आपने इसको कर लेना क्लोज। अब नैव के अंदर जो आपके पास पहली डिव होगी वो होगी लोगो के लिए। तो यहाँ पे डिव, और इसके अंदर जस्ट आपने H4 का एक टैग ले लेना है। उसके अंदर आप लोगो या जो भी आपने ब्रांड का नाम रखना चाहे वो रख लेना है। इसको आपने क्लास लगा देनी है लोगो, और इसके नीचे आपने एक ले लेना है यूएल का टैग, यूएल, और इसके अंदर आपने कुछ एल आई के टैग ले लेने हैं। मैं एल आई का टैग लूँगा फर्स्ट वाला, और इसके अंदर ए का टैग। एक तो हम ना वो नॉर्मल कोडिंग कर करके ना सेम जिस तरह से हम इमेज प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, और हमारा जो कोड HTML का वो थोड़ा सा एरर करने लग जाता है। इसका भी एक प्लगइन आता है, वो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह इंस्टॉल करूँगा। होम, और होम के बाद आपके पास सेकंड मेन्यू अबाउट आ गया, और फिर उसके बाद आपके पास आ गया ब्लॉग, और फिर आपके पास आ गया स्किल्स। इस तरह से आपने कुछ भी मेन्यूज दे देने हैं जब आपका यूएल का टैग एंड हो। उसके बाद अगर आप डिज़ाइन में देखो तो डिज़ाइन में आपके पास ये 2 बटन्स भी आ रहे हैं। इन 2 बटन्स को लिखने के लिए आप यूएल के नीचे एक और डिव लोगे, और उस डिव को आपने क्लास लगा देनी है यहाँ पे क्लास। इसको हम क्लास लगा देंगे यहाँ पे BTNs। अब इस BTNs के अंदर आपने 2 स्पैन के टैग ले लेने हैं, स्पैन का टैग, और स्पैन के टैग के अंदर आपने ले लेना है ए का टैग। यहाँ पे ए का टैग, इसको अंदर आप लिख दो यहाँ पे पहले साइन इन, और इसको यहाँ पे आप दे दो href, और हैश लगा दिया। इसी को कॉपी पेस्ट कर लो 2 दफ़ा। अब यहाँ पे आपका साइन इन है, वहाँ पे आप लगा दो यहाँ पे साइन अप, और इसका ये जो एन है वो ये आप इस्तेमाल कर दो। सेव किया। अब ये आपका जो हेडर वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया, हेडर का आपका कोड था वो कंप्लीट हो गया जिसमें आपकी नेविगेशन बार थी। अब उसके नीचे हमारे पास आ जाता है ये हेडर सेक्शन। तो हेडर सेक्शन के लिए आप आ जाओगे यहाँ पे हेडर पार्ट के अंदर। हेडर पार्ट के अंदर नैव बार के नीचे आपने यहाँ पे HTML का कोड लिखना है नैव बार के लिए। उसके लिए आप सबसे पहले एक नैव बार के लिए नहीं, सॉरी, हेडर पार्ट के लिए यहाँ पे आप एक डिव लोगे। इस डिव को आपने क्लास लगा देनी है कंटेंट, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कंटेंट है, और कंटेंट के अंदर आपने एक और डिव लेनी है यहाँ पे डिव, और उसको आपने क्लास लगा देनी है यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट डैश कंटेंट। ठीक हो गया। और इसके अंदर आपने अपना जो है अपना टेक्स्ट वो लिख लेना है। उस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मेरी जो टाइम है वो बच जाए। उसके लिए मैं इस पेज के अंदर आता हूँ और इसको यहाँ पे कंट्रोल U किया, ये इसका टेक्स्ट आ रहा है, ये सारा यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लाइन कर लेते हैं,
अच्छा अभी एरर कर रहा है किसी जगह पे, लेट मी चेक कि कहाँ पे एरर कर रहा है। अच्छा ये बी आर के टैग की वजह से कर रहा है, क्योंकि बी आर के टैग को आपने इस तरह से क्लोज करना है, और यहाँ पे भी आपका बी आर का टैग इसको भी आपने इस तरह से क्लोज करना है, क्योंकि ये आपके सिंगल एलिमेंट हैं तो आपने इसको इस तरह से क्लोज भी करना होता है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करते। सेव किया। अब ये जो आपके पास टेक्स्ट कंटेंट है ना, इसके नीचे आपने एक इमेज कंटेंट लेना है। उसके लिए यहाँ पे आप एक अगेन डिव लोगे, डिव, और यहाँ पे अब इस डिव को आपने क्लास लगा देनी है। यहाँ पे उसको आप क्लास लगा दोगे इमेज डैश कंटेंट, आपकी इमेज का कंटेंट, और इसके अंदर आपने लगानी है अपनी एक इमेज। अब इस इमेज को लगाने के लिए आपके पास कोई ना कोई इमेज भी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज मौजूद है इसके अंदर, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये हमारे पास, ये मैंने freepik.com से एक टेम्पलेट डाउनलोड किया था, उसका जो कोड था उसको मैंने HTML CSS में कन्वर्ट किया, और उसके अंदर मैंने एक जो SVG इमेज थी वो ली थी। उसका भी यहाँ से कॉपी करते हैं, और कॉपी करके हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने ये कोड के अंदर, ये लैंडिंग पेज के अंदर SRC, और SRC के अंदर यहाँ पे आप दे दो इमेजेस, या आप जो भी नाम रखना चाहो वो आप रख सकते हो इमेजेस, और इमेजेस के अंदर आप इसको लगा दो, इसका यहाँ से नेम चेंज कर दो, इसको मैं कर देता हूँ इमेज IMG, ठीक हो गया। अब इसको लगाने के लिए जब भी आपने इमेज लगानी होती है ना, सबसे पहले आप इसको इंपोर्ट करते हो। यहाँ से मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट में हम लिख देंगे माई इमेज, और उसके बाद फ्राम के अंदर हम उसका URL दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा URL आ गया इमेज, और इमेज के अंदर हमारे पास जो इसका URL आ रहा है, नेम आ रहा है इमेज IMG और .svg, ठीक हो गया। और इसको हम यहाँ से लगा लेते हैं इसके अंदर, इसको हम लगाएंगे इमेज टैग के अंदर। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इमेज का टैग इस्तेमाल करूँगा IMG, और इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। इसके SRC के अंदर हम इसका जो URL है उसको पेस्ट कर देंगे। अब इसको यहाँ से चेक करते हैं, तो ये आपके पास इमेज भी आ गई, और इसके ऊपर आपका जो टेक्स्ट वगैरह था वो भी आ गया। अब इसको हमने करना है स्टाइल, तो स्टाइल करने के लिए आप यहाँ पे एक CSS की फाइल क्रिएट करोगे। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जब आपके पास ज़्यादा हो ना कंपोनेंट्स, तब आप हर कंपोनेंट को एक अलग फोल्डर के अंदर रखो, और हर जो कंपोनेंट है उसके लिए अलग से CSS की फाइल रखो। लेकिन जब आप मेन काम कर रहे हो और आपके पास कुछ बिल्कुल बेसिक सा काम है, सिर्फ आपके पास एक आधा सेक्शन है, जिस तरह से अभी हमारे पास है, उसमें आपने एक ही CSS की फाइल रखनी है, और उसको आपने मेन के अंदर ही डिफाइन कर देना। SRC के अंदर कर दो, जहाँ पे आपको इसको जो app.js है इसके अंदर लिंक कर सको, ठीक हो गया। अब SRC के अंदर हम यहाँ पे एक लगा लेते हैं इसको style.css, और इस style.css को आप लिंक कर दो app.js के अंदर, क्योंकि app.js आपकी मेन है। इसके अलावा अगर आप इसको कहीं पे भी कर दोगे, आप इसके अंदर कोड लिख सकते हो, क्योंकि सारी फाइल्स एक दूसरे के साथ अटैच ही हैं। यहाँ से इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स, और अच्छा ये कंपोनेंट्स के अंदर है कि नहीं कंपोनेंट्स के अंदर नहीं है, जस्ट SRC के अंदर है। जस्ट मैं इसको यहाँ पे style.css कर दूंगा। अब इसको चेक करने के लिए हम style.css के अंदर जस्ट एक बैकग्राउंड कलर देंगे, बॉडी बैकग्राउंड कलर, और वो हम कर देंगे रेड। सेव किया, और इसको हम चेक करेंगे, ये रेड कलर अप्लाई हो गया, इसका मतलब है कि हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे लगा देना स्टार मार्क के बाद मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ये आपकी हर जो आपके CSS की फाइल उसकी बेसिक कोडिंग होती है। दिस स्टाइल भी आपका नन यहाँ पे, और उसके बाद आपने यहाँ पे बॉडी का टैग लगाना है। अब बॉडी टैग के अंदर आपने जस्ट एक फॉन्ट फैमिली लगा देनी है, फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली में मैंने जो मॉन्स्टर है उसको लगाया हुआ है, तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। इसके जो CDN लिंक है, अगर आपने इसको लगाना तो गूगल पे जाके इसको लगा सकते हो, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी किया, और मैं यहाँ पे इसको चिपका दूंगा यहाँ पे ऊपर। और अब इसको अप्लाई करने के लिए जस्ट हमारे पास ये बॉडी के अंदर ही टैग लगा हुआ है। ये आपको सारा सोर्स कोड भी अवेलेबल होगा, आप खुद से भी इसको कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने फॉन्ट लगाना है तो आप गूगल फॉन्ट पे जाओ, वहाँ से अपना फॉन्ट सेलेक्ट करो, सेम ये वाला आपका URL बनेगा, उसको आप इंपोर्ट कर लो, और उसका नेम आप यहाँ पे नीचे दे दो, ठीक हो गया। और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी हमारे पास मॉन्स्ट्रेट जो आपके पास फॉन्ट है वो लग गया। उसके बाद आपने यहाँ पे जो हेडर है उसको सिलेक्ट करना है। हेडर को सबसे पहले आपने लगा देनी है हाइट इसको हम लगाएंगे 100 VH।
सेम इस तरह से आप इसको विड्थ लगाएंगे 100%, और उसके बाद हम इसको लगाएंगे बैकग्राउंड कलर इसको हम लगाएंगे लीनियर ग्रेडियंट, और लीनियर ग्रेडियंट के अंदर आपके पास इसका कोड है यहाँ पे 1 2, और इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि कोड जो है ये याद नहीं रहते। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं दोनों को, बॉक्स शेडो को भी और इसको भी। अब बॉक्स शेडो इसका हमने लगाया है इंसर्ट का मतलब होता है कि आपका जो एलिमेंट है ना वो उसके अंदर आपको नजर आएगा। अगर आपने बॉक्स शेडो को अच्छे से देखा है ना, अगर आप सिंपल बॉक्स शेडो लगाओगे तो सिंपल बॉक्स शेडो में क्या होता है कि आपका जो मेन डिव है वो आपको ऊपर उभरी हुई नजर आती है, लेकिन जब इंसर्ट लगाते हो इंसर्ट के अंदर जो आपकी मेन डिव है वो अंदर को होती है और शेडो उसका बाहर को आ रहा होता है। अब ये देखें यहाँ पे इसका ऊपर शेडो अप्लाई हो रहा है। अब इसको आप बहुत से आपके पास प्लगइन्स हैं जिसकी मदद से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी बना सकते हो। वो आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने नैव बार जो टैग है उसको सिलेक्ट कर लेना है, नैव, और नैव को आपने स्टाइल करना है। सबसे इसको हम लगाएंगे यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, और लाइन आइटम्स सेंटर, और साथ में हम इसको लगा देंगे पैडिंग इसको हम लगाएंगे 40 पिक्सल और 0 पिक्सल। फाउंड कलर इसको हम कर देंगे यहाँ पे वाइट। ठीक हो गया, सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, ये अब ये स्टाइल हो गया, ये फाउंड कलर भी इसका चेंज हो गया। उसके बाद हम इसके जो यूएल का टैग उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे नैव के अंदर आपके पास यूएल का टैग और यूएल के अंदर एलआई का टैग। एलआई को टैग को सबसे पहले हम डिस्प्ले देंगे इन लाइन ब्लॉक, और उसके बाद मार्जिन 0 और 20 पिक्सल। नैव और नैव के बाद यूएल का टैग, यूएल के बाद एलआई, और एलआई के अंदर ए का टैग। उसको हम यहाँ पे कलर लगा देंगे वाइट, और फाउंट साइज को लगाएंगे 16 पिक्सल, और उसके बाद हम ट्रांजिशन हम लगाएंगे 0.2 सेकेंड और ईच। ठीक होगा, सेव किया। आप इसको यहाँ पे चेक करते हैं तो ये आपके जो मेन्यूज हैं वो भी स्टाइल हो गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं नैव बटन। तो नैव बटन हमारे पास स्पैन टैग के अंदर लगे हुए हैं। हम यहाँ पे नैव को सिलेक्ट करेंगे, नैव के बाद .btn क्लास, और उसके बाद स्पैन का टैग के अंदर हम इसको स्टाइल करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको लगाएंगे डिस्प्ले इसका होगा इन लाइन ब्लॉक, ताकि दोनों हमारे पास इन ब्लॉक हो, जिस तरह से हम जो डिव है उसको डिज़ाइन करते हैं। 0 पिक्सल और उसके बाद 20 पिक्सल, इसको हम मार्जिन दे देंगे। और बाद में हम इसके अंदर जो ए का टैग उसको सिलेक्ट करेंगे। तो नैव के अंदर .btn, और btn के अंदर स्पैन टैग के अंदर ए का टैग, और कलर इसका हम कर देंगे यहाँ पे वाइट। ठीक हो गया। और उसके बाद .nav बार, और ये नैव बार के ऊपर हमने जो थोड़ा सा स्टाइल किया उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए, क्योंकि आपको CSS तो इतनी आती होगी। तो ये हमारे पास आ गया ये वाला नैव के टैग कि जो फर्स्ट वाला बटन है उसके ऊपर स्टाइल थोड़ा सा और हो, और जो सेकंड बटन है उसके ऊपर स्टाइल थोड़ा सा और हो। फर्स्ट के ऊपर होवर करें, जो सेकंड वाला उसके ऊपर होवर करें तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट भी हो रहा है। सेम डिज़ाइन हम यहाँ पे लगाएंगे। इसको यहाँ पे सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करेंगे, अब इसके ऊपर होवर करेंगे, इसके ऊपर होवर इफेक्ट भी अप्लाई हो रहा है, और बाकी आपके जो मेन्यूज हैं वो भी स्टाइल हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है इसका जो कंटेंट है वो एरिया। अब कंटेंट एरिया जो है वो थोड़ा सा आपका है, उसमें आपके पास थोड़ी सी जो टेक्स्ट को लाइन करना है, इस इमेज को लाइन करना है, उसके लिए भी आपके पास ये कोड है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन आपको समझाना सिर्फ ना टाइम वो वेस्ट करने के मुतरादिफ है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सा कोड है, आपको देख के समझ आ जानी, लेकिन इसको खुद से क्रिएट करते हुए लिखते वक्त समझते वक्त आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें क्या है, सिंपल आपने सबसे पहले जो कंटेंट है उसको विड्थ लगा देनी 100%, पोजीशन रिलेटिव, डिस्प्ले ग्रिड के अंदर जो कॉलम्स हैं उसके अंदर जितनी भी डिव्स आ रही हैं उसको हम लगा दिया 1FR। इसका मतलब है कि हर एलिमेंट अलग से एक जो रो है उसके अंदर स्टोर हो जाए, और हम उसके अंदर 2 दे रहे हैं रो। इसके लिए आपको थोड़ा सा ग्रिड सिस्टम ना सीखना पड़ेगा। आपके पास मेन आ रहा है ना, जो आपके पास ग्रिड आ रही है, मेन आपका जो पेरेंट आ रहा है, जब उसको आप लगाते हो ना कंटेंट विड्थ जो आपके पास ये लगी है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 1FR, तो ये आपकी 2 लाइनें बन जाती हैं, 2 रो बन जाती हैं। जब इसके बाद एक और 1FR लगा दोगे तो ये आपकी 3 जो है ना वो बन जाएंगी FR, 3 आपके पास रो बन जाएंगी। अगर जस्ट मैं इसको 1FR करूँगा तो ये आपके पास जितना भी टैक्स है ये एक का आपका 1FR के अंदर आ जाएगा।
ये उसको एक ही लाइन के अंदर लिखेगा। लेकिन जैसे मैं इसके अंदर मैं करूँगा 1FR अगेन, तो ये सेम उसी विड्थ के अंदर इसको अगेन कर देगा। अब अगर मुझे थर्ड भी चाहिए तो मैं यहाँ पे 1FR और लिख करूँगा। अगर मैं तीसरी डिव लगाऊंगा तो उसकी यहाँ पे जगह बन जाएगी। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी किस तरह से जो 1FR है वो काम कर रहा है। अब हमारे पास दो ही हैं तो हम इसको एज इट इज ही लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो आपके पास कंटेंट है इसके अंदर जो इमेज है, यहाँ पे इसका स्टाइल और इसका स्टाइल थोड़ा सा फ़र्क है, तो यहाँ से इसका हम स्टाइल थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने नीचे जो लगाया हुआ है इसको, ये इमेज वाला, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक हो गया। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे इसको चेक करते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास पेज है बड़े अच्छे से स्टाइल हो गया। अब इसमें मेन आपके पास क्या चीज़ें सीखने की हैं, वो आपके पास है SVG इमेज। जब भी आपने कोई क्रेजी डिज़ाइन क्रिएट करना होता है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट शेप्स आ रही होती हैं, तो वो आपकी SVG फॉर्मेट के अंदर होती हैं, या JPG भी या PNG इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन ज़्यादा हाई क्वालिटी होती हैं SVGs के अंदर। तो आपको SVG का इस्तेमाल करना आना चाहिए। बाकी सिंपल आपके वही कलर इस्तेमाल होने हैं, वही फॉन्ट्स इस्तेमाल होने हैं, और थोड़ा सा जैसे आपको डिज़ाइन मिला है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको अलाइन करना होता है। बाकी जो उसमें विजिबिलिटी ज़्यादा आती है वो आती है एक तो कलर चॉइस, आपकी कलर स्कीम बेहतर होनी चाहिए, और उसके बाद इमेजेस ग्राफिक्स। अब ग्राफिक आपको मिलेंगे freepik.com से, अगर आप खुद से बना रहे हो, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो क्लाइंट आपको खुद ग्राफिक भी प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि उसमें आपके पास जो डिज़ाइन है वो रेडी होता है डेवलपर के पास। हाँ, अगर आपको खुद से डिज़ाइन भी बनाना पड़ रहा है तो वो आप कहीं से कॉपी कर लो, मतलब उसका डिज़ाइन आप देख लो, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसमें आप ग्राफिक्स चेंज कर लो, कुछ डिज़ाइन उसका चेंज करो और ख़ुद से उसको बनाओ। आपने किसी का HTML CSS का और जावास्क्रिप्ट का कोड कॉपी नहीं कर लेना। आप वो भी आप कर सकते हो अगर अगला बंदा आपको इजाज़त दे, अदरवाइज़ आप जो डिज़ाइन है उसको कॉपी कर सकते हो, क्योंकि आपने कोड तो खुद से करना है। वो उसका इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। वो आपके पास ऑनलाइन जितने भी होते हैं वो फ्री रिसोर्सेज होते हैं, जिस तरह freepik.com है, इसके अलावा आपके पास फिग्मा है, तो वहाँ पे आपके पास फ्री डिज़ाइन है, आप कोई भी वहाँ से लेके उसको आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हो। जी, तो प्रोग्रामर्स आपने कोई भी React.js का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, अब उसको आप ऑनलाइन होस्ट करना चाहते हो, तो उसको होस्ट करना बहुत ही आसान है। उसके लिए आप नेटलिफाई इस्तेमाल कर सकते हो, आप फायरबेस का इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसके लिए गिटहब का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत से आपके पास ऑप्शंस हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम किस तरह से गिटहब के ऊपर होस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। इसके अलावा ये फ्री है, लाइफ टाइम चलने वाला है, इसमें हमें कोई भी अकाउंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास कोई भी गिटहब का अकाउंट है, उसको आपने इस तरह से ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने कोई भी यहाँ से न्यू रिपोजिटरी क्रिएट कर लेनी है। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपने फॉलो लॉन्ग करना है, आपका प्रोजेक्ट जो है वो होस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको कोई भी नाम दे देना है। मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ लैंडिंग पेज। ये प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था और इसको हमने अब होस्ट करना है। उसके बाद हमने इसको क्रिएट रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जब इसको हम क्रिएट करेंगे हमारे पास कुछ गिटहब की कमांड्स आ जाएंगी, ये वाली गिट इनिट, गिट ऐड और ये वाली सारी कमांड। उसके लिए आपने जस्ट अपने CMD में आ जाना है। एक आपने न्यू CMD ओपन करना है और पहले आपने कमांड लिखनी है गिट और INIT इनिट, इंटर कर देना। आपकी गिट जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगी। बल्कि उससे पहले आपने ना इस प्रोजेक्ट के अंदर लैंड करना है, क्योंकि अभी हम इसमें आए UI UX के अंदर और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है लैंडिंग पेज। तो हम सबसे पहले करेंगे CD लैंडिंग पेज और इंटर किया, आप लैंडिंग पेज के अंदर आ गए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे गेट इनिट, गेट को इनिशियलाइज किया। उसके बाद लिखेंगे गेट और ऐड और फिर डॉट डाल के इंटर कर देंगे। जितनी भी हमारी फाइल्स हैं वो सारी ऐड हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास कमांड्स आ रही हैं, ये गिट कमेंट -m फर्स्ट कमेंट और उसके बाद ब्रांच। जस्ट आपने इन सारी कमांड्स को एक ही दफ़ा कॉपी कर लेना। कॉपी करके आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। पेस्ट किया और फिर उसके बाद आपने इंटर कर देना लास्ट पे, और आपने जस्ट 1 या 2 मिनट वेट करना। आपकी जितनी भी ये फाइल्स हैं ये सारी यहाँ पे होस्ट हो जाएंगी। अब इसको यहाँ से एक दफ़ा रिलोड करो तो आपकी जितनी भी ये फाइल्स हैं अभी आ जाएंगी। थोड़ी सी देर लगी, आई थिंक ये भी हो रहा। अब ये डन हो गया। अब इसको यहाँ से रिलोड करते हैं। आपकी ये जितनी भी फाइल्स हैं ये सारी गिटहब के ऊपर होस्ट होगी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, एक npm पैकेज है npm i और उसका नाम है gh-pages, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। अब थोड़ी सी देर लगेगी, ये भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने आ जाना है, आपके पास package.json फाइल होगी, उसके अंदर package.json के अंदर आपने यहाँ पे सबसे पहले ऊपर टॉप पे एक लिखना है होम पेज,
ये वाला होम पेज आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पे URL देना है HTTPS और उसके बाद आपने देना है इसको HTTPS:// और उसके बाद आपने देना है गिटहब का यूज़र नेम। ये हमारे पास गिटहब का यूज़र नेम है बाबर अली 267, इसको यहाँ पे मैं दूंगा। उसके बाद आपने आगे लिखना है .github और .io, जो गिटहब का URL है वो देना है। उसके बाद स्लैश और फिर आपने देना रिपोजिटरी का नाम। रिपोजिटरी का नाम हमारे पास है लैंडिंग पेज, इसको यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पे दे दिया। सबसे पहले आपका आ गया HTTPS, उसके बाद आपका यूज़र नेम हमारे पास है अभी जो मेरी गिटहब प्रोफाइल का वो है बाबर अली 267। उसके बाद .github का URL github.io स्लैश आपकी जो रिपोजिटरी है उसका नाम। ठीक हो गया, ये आपने दे दिया, इसको हमने सेव कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना स्क्रिप्ट के अंदर, ये आपका स्क्रिप्ट वाला सेक्शन है। इसके अंदर आपने 2 कमांड्स लिखनी है। जो पहले आपने कमांड लिखनी है वो है प्री डिप्लॉय। ठीक हो गया, और इसको आपने यहाँ पे डबल कोट्स लगा के और इसके अंदर आपने लगा देना इसको npm रन और बिल्ड। ठीक हो गया, फिर आपने कॉमा लगा के एक न्यू कमांड लिखनी है डिप्लॉय हो गया। फिर आपने डबल कोट्स और अगेन आपने लास्ट कमांड लिखनी है gh-pages और उसके बाद -t और बिल्ड। ठीक हो गया, अब आपकी जो कमांड्स हैं वो रेडी होगी। पहले आपने ये जो प्री डिप्लॉय कमांड है इसको रन करना है, उसके बाद आपने डिप्लॉय को करना है। उसके लिए ये आ जाओगे आप CMD के अंदर, यहाँ पे आप लिखोगे npm रन प्री और डिप्लॉय। ठीक हो गया, इंटर किया, ये आपकी कमांड्स रन हो जाएंगी। थोड़ी सी देर लेगा और ये आपकी कमांड कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, अभी मेरे पास इसने तो रन नहीं किया, इसको मैं अगेन एक दफ़ा चेक करता हूँ कि इसने क्यों नहीं इसे रन किया। तो ये npm रन बिल्ड कमांड ठीक है, इसको हम अगेन एक दफ़ा करते हैं। इसको कॉपी करते हैं और डायरेक्ट टाइम इसको लिख लेते हैं npm रन और प्री डिप्लॉय, इंटर किया। कंप्लीट लॉग ऑफ द रन कौन। ऐसे इसमें हमारे पास कोई ना कोई एरर आ रहा है, इसमें मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास क्या एरर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फेल टू सेव पैकेट और जेसन और कंटेंट ऑफ फेल इज न्यूअर। इसको हम यहाँ से ओवरराइड कर देते हैं। ओवरराइड किया, अब इसको सेव करते हैं। अब हम कमांड को रन करते हैं npm रन और प्री डिप्लॉय। अब ये हमारी कमांड क्या लगी, वो हमारी जो फाइल थी वो सेव नहीं हो रही थी, उसको हमने ओवरराइड किया तो अब वो हमारी सेव होगी। आई थिंक हमने भी गिटहब के ऊपर इसे पुश किया है ना, इस वजह से थोड़ा सा इशू कर रही होगी। अब ये थोड़ी सी देर लगेगी, आपकी कमांड ये वाली कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारी npm रन प्री डिप्लॉय जो कमांड थी वो रन होगी। इसने थोड़ा सा देर लगाई है, आई थिंक लग गए इसको 3-4 मिनट, तो आपके पास भी इतनी देर लग सकती है। उसके बाद आपने लास्ट कमांड इसको देनी है npm रन और फिर डिप्लॉय, फिर आपने इंटर कर देना है। जस्ट ये आपने लास्ट कमांड देनी है, ये भी थोड़ी सी देर लेगी, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जितने भी ले। अब ये वाली कमांड भी हमारी कंप्लीट होगी। जब ये वाली कमांड आपकी कंप्लीट होगी आपके पास लास्ट पे ये पब्लिश वाला ऑप्शन आ जाएगा कि आपकी जो गिटहब प्रोफाइल है वो पब्लिश हो गई है। उसके बाद जस्ट आपने इसको रीलोड कर लेना है। रीलोड करने के बाद आपके पास जो मेन वाला सेक्शन है ना, जहाँ पे आपको मेन लिखा है, यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा नीचे गिटहब पेजेस का, ये आ गया GH पेजेस का। जब आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाए तो समझ लें कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो होस्ट हो गया। उसके बाद आपने सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना पेजेस के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आ जाना आपने पेजेस के अंदर। तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऑनलाइन होस्ट हो चुका होगा। ये देखिए, समटाइम ये 1-2 मिनट लग जाते हैं इसको, तो आप थोड़ा सा वेट कर लेना। उसके बाद आपने विजिट पेज के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका जो प्रोजेक्ट है, जो भी आपका ये लोकल सर्वर पे था, अभी आपका ये ग्लोबल सर्वर पे चला गया, गिटहब के ऊपर होस्ट हो गया। इसका मैं लिंक भी नीचे दे रहा हूँ, आप इसको चेक भी कर सकते हो कि ये हमारा ऑनलाइन वर्क कर रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।